दोस्तों, मैं आपके लिए लाई हूँ आज साउथ मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टोरी जो सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी एक औरत की है जो ये बताती है कि औरत अगर ठान ले तो वो कुछ भी कर सकती है। उसकी जिद और ताकत का फिर कोई मुकाबला ही नहीं। तो इस मूवी का नाम है सानिका धानु। ये कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सिया और चंदन को, जो एक खंडहर जैसे जगह में है। सिया और चंदन दोनों भाई बहन हैं। सिया चंदन से कहती है सभी का एड्रेस बता दिया है। अब ये दोनों भाई बहन उसी खंडर में एक कमरे जैसे जगह पर आते हैं। वहाँ इन दोनों में एक औरत को बांध कर रखा था, जिसको देख लग रहा था इन दोनों ने उसे बहुत टॉर्चर किया। अब सिया उस औरत को जिंदा जला देती है। उस औरत की चीखें सुन सिया को मानो सुकून मिल रहा था। सिया ने उसे क्यों जलाया? आखिर उस औरत को गुनाह क्या है, ये हम देखते हैं आगे। जैसे कि दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। अब हम देखते हैं इस स्टोरी का फ्लैशबैक में हम देखते हैं एक मिल जिसके 4 ओनर हैं, गिरी, वासु, पिरिमिल और मधुकर। इन चारों की बातों से ये समझता है कि गिरी हमेशा इस मिल में आकर पिरिमिल से प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा करता है और उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगता है। गिरी पिरिमिल का छोटा भाई है। गिरी को लगता है उसके पापा से धोखे में पिरिमिल ने ये प्रॉपर्टी खुद के नाम करवाई, मगर पिरिमिल कहता है मैंने पिताजी को धोखा नहीं दिया, बल्कि उन्होंने खुद यह प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। ये इन दोनों का हमेशा का झगड़ा था, मगर आज गिरी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो पिरिमिल को मारकर प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है। वो उस पर हमला भी करता है, मगर वासु बीच में आकर झगड़ा निपटाता है। झगड़ा तो निपट गया, मगर गिरी का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। गिरी मौका देखकर उसे मारने का सोच वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं इसी मिल में काम कर रहे एक शख्स को, जो है मारी। वो छोटी जाति के लोगों की ओर से इलेक्शन में खड़ा होता है, मगर इसी इलेक्शन में मधुकर का दोस्त लक्ष्मी भी खड़ा हुआ था। लक्ष्मी आकर मारी से कहता है तुम अब हमारे बराबरी करोगे क्या? तुम सिर्फ टॉयलेट साफ करो, यही तुम्हारी औकात है। ये बातें सुन मारी उसे मारने लगता है। अब लड़ाई के शोर से वहाँ मधुकर आता है और गुस्से में मारी को काम से बेदखल करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सिया और मारी की बेटी जिमी को, जो अपनी माँ की राह देखते हुए अपने मामा चंदन के साथ बैठी थी। ये मारी ही सिया का पति है। सिया एक पुलिस कांस्टेबल है। वो अपनी बेटी को वहाँ से ले जाती है, पर वो चंदन से बात नहीं करती। शायद कुछ बहस था या झगड़ा था इन दोनों भाई बहन में, इसीलिए ये एक दूसरे से बात नहीं करते थे। सिया अपनी बेटी जिमी को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तब जिमी कहती है माँ, आप मामा से बात क्यों नहीं करते? मामा तो मुझे कितना प्यार करते हैं। सिया उसे कुछ रिप्लाई नहीं देती और घर आ जाते हैं। सिया देखती है आज मारी जल्द घर आ गया। उसके चेहरे पर चोट भी लगी हुई थी। सिया उससे पूछती है तो मारी सब कुछ सच बताता है। तब सिया कहती है तुम सिर्फ अपने घर पर ध्यान दो, दोनों कमाएंगे तो अच्छा होगा, खुद का घर बना पाएंगे, बच्ची की शादी कर पाएंगे। जाओ कल जाकर मालिक से माफ़ी मांगो और काम शुरू करो। मारी सिया की बात सुनकर दूसरे दिन सबसे माफ़ी मांगने जाता है, मगर मधुकर यहाँ बड़ी बुरी बातें उससे कहता है और मारी से कहता है तुम्हें अगर वापस नौकरी चाहिए तो तेरी बीवी को एक रात के लिए हमारे पास भेज दे। ये सुन मारी आग बबूला होता है और गुस्से में उसे मारने लगता है। मधुकर के मुंह पर थूक देता है। इस लड़ाई में मारी का दोस्त उसे वहां से ले जाता है। मधुकर को मारी का मुंह पर थूकना बहुत बुरा लगता है। मधुकर को लगता है एक छोटी जाति का इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। वो खुद को बड़ा अपमानित समझता है, क्योंकि मारी एक गरीब और नीच जात का था। अब वो मारी से इस बात का बदला लेने का ठान लेता है। एक दिन हम देखते हैं जिमी को, जो अपने मामा के साथ माँ की राह देखते बैठी थी। यहाँ जिमी चंदन को अपने दोस्त दीपू से मिलवाती है। ये दीपू कोई और नहीं पिरिमल का बेटा था, जो एक अंधा था। यहाँ पिरिमल आता है और अपने बेटे को गुस्से से वहाँ से ले जाता है।
अब बहुत देर हो जाती है मगर सिया वापस आती नहीं। चंदन को बहुत चिंता होती है। तब जिमी उससे कहती है, मामा आप चिंता मत करो, माँ को कभी कभी देर हो जाती है, उसकी नौकरी ही कुछ ऐसी है। अब अंधेरा हो गया था और इधर सिया घर वापस आ रही थी। तभी रास्ते में उसे सीनियर पुलिस देवा मिलता है। वो सिया से कहता है, एक जगह कुछ मैटर हो गया है, चलो उसे निपटाते हैं। अब ड्यूटी थी, सिया को उसके साथ जाना पड़ता है। इधर चंदन जिमी को घर छोड़ता है। घर में मारी नशे में धुत पड़ा था। चंदन जिमी से कहता है, तुम खा पी कर सो जाओ, मैं सिया के आने तक यहीं घर के बाहर बैठता हूँ, डरो मत, मैं बाहर ही हूँ। दूसरी तरफ देवा सिया को एक सुनसान जगह पर लाता है जहाँ गिरी, लक्ष्मी, मधुकर, पिरिमल, वासु भी थे। दरअसल देवा इन पांचों से मिला हुआ था। देवा ने सिया को धोखे से यहाँ लाने का काम किया। वो इन पांचों को कहता है, इस सिया को जान से मत मारना, जो करना है करो। अब ये लोग पहले तो सिया को बहुत मारते हैं, उसे जख्मी कर देते हैं जिससे वो अधमरी हो जाती है। बाद में वो एक एक कर उसके साथ दुष्कर्म करते हैं और उसे उसी हालत में छोड़ उसका घर जलाने निकल पड़ते हैं। इधर सिया को इस हालत में देख कुछ बच्चे वहां आते हैं और सिया को गंदी तरह से छूने लगते हैं। उनमें दीपू भी था। दीपू को सिया देख लेती है और बेहोश होती है। तभी यहाँ देवा आता है और बच्चों को वहाँ से भगाता है और खुद सिया के साथ दुष्कर्म करता है। दूसरी तरफ ये पांचों आते हैं सिया के घर, जहाँ उसका भाई चंदन बाहर ही अपनी बहन की राह देखता खड़ा था। वासु आकर चंदन के सर पर जोर से हमला करता है और चंदन बेहोश हो जाता है। ये लोग खिड़की से अंदर झांकते हैं और देखते हैं जिमी और मारी सोए थे। वो घर को आग लगा देते हैं। जब तक चंदन को होश आता तब तक पूरा घर बुरी तरह से जल रहा था। अंदर से मारी और जिमी की चीखने की आवाज़ें आती है। उनकी चीखें सुन चंदन बहुत पगलाता है। बहुत कोशिश के बावजूद चंदन उन दोनों को बचा नहीं पाता। अब यहाँ चंदन रोता हुआ नाकाम कोशिश कर थक जाता है और सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ हमें चंदन और सिया एक दूसरे से बात क्यों नहीं करते ये समझता है। दरअसल चंदन और सिया दोनों सौतेले भाई बहन थे। सिया की माँ से उसके पिता ने दूसरी शादी की थी। तब चंदन की माँ ने सिया की माँ को श्राप दिया था कि जैसे तुमने मेरे घर में आग लगाई वैसे तेरी इस बेटी का बसा बसाया घर जल जाएगा, कोई नहीं बचेगा उसका। इसी वजह से सिया चंदन से बात नहीं करती थी। अगली सुबह जब सिया घर पहुंचती है तो सब देख चंदन से कहती है, आखिर तुम्हारे माँ का श्राप मुझे लग ही गया। मधुकर और उसके चारों साथियों पर केस होती है, मगर वो ठहरे बड़े अमीर लोग, वो सब सेटिंग पहले से करे थे। वो खुद को बचाने के लिए बड़ी वकील लगाते हैं, मगर सिया की उतनी औकात नहीं थी। तब देवा सिया से कहता है, तुम रेप की बात कोर्ट में मत कहना, तुम डिपार्टमेंट में काम करती हो, डिपार्टमेंट की बदनामी होगी। देवा केस कमज़ोर करने के लिए सिया पर दबाव बनाता है। वो भी उसकी बातें सुन लेती है। कोर्ट में जब केस चलता है तो जज उन पांचों को 15 दिन की रिमांड में रखने को कहता है, मगर देवा और वकील मिलकर इन पांचों को वहां से भगा देते हैं। ये पांचों पीछे के रास्ते से भाग जाते हैं। ये सब सिया देख लेती है। इन सब के अलग अलग छुपने के लिए पहले से अड्डे बनाए थे। इन पांचों को भागने में मदद करने से लेकर कहाँ छुपाना है यहाँ तक देवा और वकील ने जुगाड़ लगाया था। अब परेशान सिया आती है चंदन के पास, उसे सब कुछ बताती है और उससे पूछती है, तुम इस गांव में क्यों आए, तुम्हारा परिवार कहाँ है। तब वो सिया से कहता है, तुम्हारे जैसे ही मेरे साथ भी हुआ। मेरा पूरा परिवार एक ज़मींदार ने बर्बाद कर दिया। मेरी बेटी ने एक ज़मींदार के घर से आम तोड़ा था, जिस वजह से उस ज़मींदार ने उसे बहुत मारा। जब मेरी बीवी उसके बीच में गई मेरे बच्चे को बचाने, तब उसने मेरी बीवी को भी मार दिया और मेरी बीवी बेटा मर गए। मैंने उस ज़मींदार से बदला लेने का ठान लिया।
मैंने हथियार भी खरीदे थे, मगर तुम्हारी बेटी को देखा और उसके लिए जीने लगा था, अब वो भी नहीं रही। इतना कह चंदन बहुत रोने लगता है। तब सिया कहती है, मारी और जिमी के कातिल लोगों से बदला लेने में क्या तुम मेरी मदद करोगे? ये सुन चंदन फटाक से हाँ कह देता है और ये दोनों बदले की आग लेकर चल पड़ते हैं। इन्होंने उस खंडहर में जिसे मारा वो थी उन पांचों की वकील, जिसे स्टार्टिंग में सिया ने जिंदा जलाया था। उससे उन पांचों का एड्रेस लिया था। अब ये तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया था। अब इनका दूसरा टारगेट था लक्ष्मी। लक्ष्मी जो एक पुराने स्कूल में छुपा था, वहाँ उसकी देखभाल के लिए एक लड़का भी रखा था। लक्ष्मी उस लड़के से कहता है, तुम तुम्हारे छोटी बहन को यहाँ ले आओ। लक्ष्मी नशे में धुत था। यहाँ आ जाते हैं सिया और चंदन। इन दोनों को देख लक्ष्मी भागने लगता है, मगर ज़्यादा दूर तक भाग नहीं सकता। नशे में होने के कारण वहीं गिर जाता है। चंदन उसे उसी स्कूल में लाकर एक टेबल पर बांध देता है। सिया उस पर चाकू से बेरहमी से वार करती है। तभी वहाँ वही लड़का आता है और चंदन से कहता है, इसने मेरी बहन को लाने का कहा था, पता नहीं वो क्यों मेरी बहन को बुला रहा था। चंदन उस बच्चे से कहता है, वो तुम्हारे छोटी बहन के साथ दुष्कर्म करने वाला था। ये सुन वो लड़का एसिड लाकर इन दोनों को देता है। सिया और चंदन लक्ष्मी के प्राइवेट पार्ट पर एसिड डाल देते हैं, जिससे वो तड़प तड़प कर मर जाता है। अब उसे मार सिया और चंदन पिरीमल के एड्रेस पर आते हैं, मगर यहाँ पिरीमल को गिरी के गुंडे और गिरी ही मार देते हैं। पिरीमल खुद मरता है मगर अपने बच्चे को बचाता है। यहाँ सिया और चंदन आते हैं। सिया पिरीमल को मरा देख दुखी होती है, क्योंकि उसे पिरीमल से बदला लेना था। उसे खुद अपने हाथों से तड़पा तड़पा कर उसे मारना था। सिया दीपू को देखती है और उसकी जान लेने आगे बढ़ती है। तब चंदन कहता है, ये क्या कर रही हो? सिया कहती है, उस दिन ये भी था वहाँ पर, इसने भी मेरे साथ। तब चंदन कहता है, नहीं नहीं, ये लड़का बहुत अच्छा है और यह अंधा है। चंदन दीपू को अपने साथ ले जाता है। सिया गुस्से में हवा में फायर करती है। तब गिरी और उसके गुंडे इन तीनों को देखते हैं। गिरी को दीपू को मारना ही था, तो वो उनका पीछा कर रहा है। इधर चंदन वासु का ठिकाना पता कर वहाँ पहुंचता है। वासु एक जहाज में छुपा था। चंदन उस जहाज में ही आग लगाता है, जिससे वासु पानी में कूदता है और चंदन उसे शूट कर जख्मी करता है और उसे सिया के पास लाता है। सिया वासु को बड़ी बेरहमी से मार उस पर एसिड डाल उसे जला देती है। अब यहाँ गिरी के आदमी पहुँच जाते हैं तो वासु को ढूंढने लगते हैं। उसे पता चलता है चंदन और सिया ने वासु को मारा। अब गिरी और उसके गुंडे दीपू और चंदन पर हमला करते हैं। फिर यहाँ पहुँचती है सिया और चंदन को बचा लेती है। गिरी के सारे गुंडों को गाड़ी से कुचल कर आगे बढ़ती है। ये सब देख गिरी डर गया था। गिरी देवा और मधुकर को कॉल कर कर बताता है, सिया पागल हो गई है। उसने वासु को बड़े बेरहमी से मार दिया। उसने काली का अवतार ले लिया था। मधुकर और देवा एक थिएटर में छुपे थे। देवा भी गिरी की बातों से डर जाता है, मगर मधुकर कहता है, मैं एक औरत से नहीं डरता, क्या कर लेगी वो। अब गिरी भी इनके पास आता है। चंदन और सिया थिएटर के पास आते हैं। चंदन दीपू को एक सेफ जगह पर छुपाता है और सिया के साथ जाता है। अब थिएटर में चंदन आगे के दरवाजे से जाता है, जहां बहुत से गुंडों से उसका सामना होता है। वो सबको मारकर आगे बढ़ता है। इसी दौरान चंदन भी बहुत घायल होता है। तब सिया पीछे के दरवाजे से अंदर आती है। पहले देवा और मधुकर को घायल करती है और फिर मधुकर की मुंडी उसके शरीर से अलग करती है। दूसरी ओर देवा नीचे गिरी गन उठा रहा था, तो चंदन उसका हाथ काट उसे भी जान से मार देता है। अब चंदन बहुत ज़्यादा घायल हो गया था। सिया उसे जैसे तैसे गाड़ी तक लाती है। तब चंदन कहता है, दीपू को ले आओ, मैं उसके बगैर नहीं जा सकता। वो दीपू को लेने जाती है। तब इधर चंदन के पास गिरी के गुंडे आ रहे थे। चंदन गाड़ी में जो गैस सिलेंडर था उसका ब्लास्ट करता है और गिरी के गुंडे और चंदन गाड़ी के साथ उसी ब्लास्ट में मारे जाते हैं। ये सब
सिया देखती है तो वो चंदन को भैया कहे जोर से पुकारती है और रोने लगती है। सिया ने ज़िंदगी में पहली बार चंदन को भैया बोला था। सिया रोने लगती है क्योंकि उसे पछतावा हो रहा था। उसने अपने भाई की कभी कदर ही नहीं की थी। उसका भाई उससे और उसके बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अब सिया दीपू को लेकर वहाँ से जाने लगती है। रही बात दीपू की, तब उस रात दीपू उसके पास आया तो था। जब लड़के उसे गंदी तरीके से छू रहे थे तब दीपू वह देख नहीं पाया क्योंकि दीपू अंधा था। दीपू ने कुछ देखा तो नहीं, मगर जब वो सिया के थोड़े नज़दीक आया तो उसकी आहट से उसने पहचान लिया था कि यह सिया है। दीपू ने ही उन दोनों लड़कों को वहाँ से भगाया था और वो जब नहीं माने तो पुलिस वाले देवा को यहाँ पर बुलाया था। यानी चंदन ने सच ही कहा था, दीपू बहुत ही अच्छा लड़का था। दीपू ने सिया को बचाने का सोचा मगर देवा भी वैसा ही निकला और लास्ट में सिया दीपू को लेकर जाने लगती है और ये कहानी यही ख़त्म हो जाती है।